इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए वायर जिसका कि डायमीटर ये गिवन है 2.5 मिलीमीटर और फोर्स इसको 100 केजी वेट से स्ट्रेच कर रहे हैं। 100 केजी वेट एंड यंग्स मॉडुलस गिवन है हमें 12.5 इंटू 10 to the power 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको परसेंट चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प लेंगे। आपको ये फाइंड करना है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन है हमारा डेल्टा एल बाई एल। इससे आपको ये डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू फाइंड करेंगे और इंटू 100 करके परसेंट चेंज फाइंड करेंगे। ट्राई करिए। आंसर आ रहा है आपका? कुछ हेल्प चाहिए आपको? एरिया पाई आर स्क्वायर से फाइंड करिए। और क्योंकि ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करेंगे और फोर्स को डाइन में निकालेंगे। 100 केजी वेट इंटू 9.8, तो ये न्यूटन में आएगा और इसको 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डाइन में आ जाएगा। वाई आपको डायरेक्ट गिवन है। ये वैल्यू रख के अप्रोक्सीमेटली मुझे बताइए कितना आ रहा है आंसर। खाली इसमें आपको वैल्यू रखनी है।
आप लोग बता रहे हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 0.16% इसका आंसर होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास ऑफ 100 ग्राम। जी। हेलो, फिर से बोलिए। हाँ बोलिए, किसी को डाउट था? डाउट है किसी को क्लास में? डाउट है तो बोलिए, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये मास ऑफ 100 ग्राम इज अटैच। सर हाँ जी। ये जी की मल्टीप्लाई क्यों करी फोर्स में? इसलिए कि ये केजी वेट है ना, इससे हमें सर फोर्स तो दे इसमें रखी है। फोर्स तो दे रखी है, 100 केजी वेट है ना ये। आपको ये डाइन है तो यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना आपकी। सीजीएस में फोर्स की यूनिट डाइन है, तो अच्छा। केजी वेट यूनिट नहीं है। हाँ, हाँ। तो इसको या तो न्यूटन में चेंज करेंगे या डाइन में। हमारे केस में ये डाइन है तो इसलिए डाइन में चेंज किया। अगर ऐसा यूनिट होती तो इंटू 9.8 या 10 लेके न्यूटन में चेंज करते, डायरेक्ट न्यूटन में लेते अगर ये न्यूटन में दिया होता। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसको हमने 100 ग्राम मास को अटैच कर दिया एक रबर स्ट्रिंग के एंड से, एट द एंड ऑफ रबर स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ 49 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 मिलीमीटर स्क्वायर है। और इस स्ट्रिंग को, ये जो रबर स्ट्रिंग है, इसको हम हॉरिजेंटल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, हॉरिजेंटल सर्कल में। इसकी स्पीड जिससे हम रोटेट कर रहे हैं वो 40 RPS गिवन है, 40 रोटेशन पर सेकेंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 51 सेंटीमीटर। फाइंड यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर। पहले आप ट्राई कर रहे हैं फिर हेल्प लेंगे। तो हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है।
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं? यस सर। ओके, जब मुझे सॉल्व करना हो तो मुझे हिंट दे देंगे तो मैं सॉल्व करूंगा। अप्रोक्सीमेट आंसर भी चलेगा। फोर इंटू 10⁸ फिर से बोलिए कितना? 4 इंटू 10⁸ 10⁻9 आएगा शायद। अगर ये किस में बता रहे हैं, डाइन में बता रहे हैं या पास इसमें बता रहे हैं, पास्कल में? पास ये सीजीएस में एम के एसआई यूनिट है। SI। एसआई में 10⁻9, देखिए 9 आ रहा होगा। कैसे करेंगे, पहले फोर्स कैसे निकाली हमने? फोर्स है mr⍵²। मास दिया है 100 और रेडियस, सर्किल की रेडियस अभी मैं सीजीएस ले रहा हूँ 51 सेंटीमीटर, और ओमेगा 2πf है, और एफ ये 40 रोटेशन पर सेकेंड, इसको हमें रेडियन पर सेकेंड में चेंज करना है। तो 2π × f, ये रेडियन पर सेकेंड में चेंज हो गया हमारा ω²। ये सब करेंगे तो इससे फोर्स हमारी डाइन में आएगी। तो पहले एक तो ये समझ लें, हम डाइन में आएगा हमारा आंसर, पहले बाद में कन्वर्ट करेंगे हम उसे। लेंथ है हमारी 49 सेंटीमीटर और चेंज इन लेंथ है हमारी 2 सेंटीमीटर, और एरिया इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। 20 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब इसमें रख देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिख रहा हूं मैं, डाइन में आएगा वो। इतने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको अब मैं चेंज कर रहा हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो सर वन डेल्टा बाई एल बता दो। डेल्टा एल ये आ गया। सर्किल की रेडियस है 51 सेंटीमीटर और स्ट्रिंग की इनिशियल लेंथ की मैंने 49 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो गई स्ट्रिंग, इसलिए ठीक है इनके सर। डिफरेंस, हाँ इसके डिफरेंस निकालेंगे। और डाइन को कैसे चेंज करेंगे, 1/10⁻⁻⁵ और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻।
बेटा वेट करो, मैं सर को कॉल कर लेता हूँ 1 मिनट। बेटा सर से बात होगी, सर अभी आ रहे हैं, रिज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें एक हैवी रॉड के बने जिसे हमने हैंग कर रखा है। सर स्क्रीन नहीं आ सर रही। स्क्रीन नहीं आई अभी। स्क्रीन, एक मिनट, वेट वेट, ये किसी ने डिस्कनेक्ट तो नहीं किया मुझे? देखिए स्क्रीन आई क्या? नो सर, आपकी वॉइस आ रही है सर, स्क्रीन नहीं आई अभी। अच्छा, तो मैं फिर से आता हूँ, या तो किसी ने कुछ, फिर से आ रहा हूँ, 1 मिनट। अब आ रही है स्क्रीन? सर अब आ गई है। हाँ ठीक।
ये हैवी रॉड गिवन है जिसका वेट W गिवन है हमें। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये गिवन है, और लेंथ मान लें कि इसकी L गिवन है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल Y गिवन है। तो अपने वेट की वजह से कितना एक्सटेंशन होगा ये फाइंड करना है। अपने वेट की वजह से कितना एक्सटेंशन होगा इसमें ये फाइंड करना है। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। बता रहे हैं आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मुझे सॉल्व करना है। यहाँ x डिस्टेंस पे ये dx एलिमेंट लेंगे, और इस dx एलिमेंट पे जो वेट लगेगा वो नीचे L माइनस एक्स, ये L माइनस एक्स जो लेंथ है इसकी वजह से वेट लगेगा। तो हम dx एलिमेंट जो है उसमें कितना एक्सटेंशन हुआ ये फाइंड करें और उसको इंटीग्रेट करें तो हमें ये आंसर मिलेगा। कर रहे हैं आप लोग या मैं सॉल्व करूं।
तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। ये तो इंटीग्रेशन मेथड है, लेकिन इससे भी आसान एक शॉर्टकट मेथड है। तो पहले मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन वाला मेथड आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। इसका जो टोटल वेट है, टोटल वेट इसके सेंटर पे लगा दो, इस रॉड के। तो वेट इसके सेंटर पे वर्क करेगा, और क्योंकि वेट यहाँ वर्क कर रहा है तो इसकी टोटल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, अब सेंटर तक की लेंथ ले लेंगे यहाँ से। तो रॉड की लेंथ हम L/2 ले लेंगे। तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ये चेंज इन लेंथ है। फोर्स हमारा हो गया वेट, और लेंथ ऑफ रॉड, जो सेंटर ऑफ मास है वहां तक की लेंथ ले लेंगे। तो ये आंसर आ गया हमारा एकदम फास्ट बिना इंटीग्रेशन के। लेकिन अगर इंटीग्रेशन करना हो तो dx लेंथ लेंगे। तो कैसे करते हैं वो भी एक बार बता दे रहा हूँ। डेल्टा एल पहले फॉर dx लेंथ निकालें। ये dx एलिमेंट, इस dx एलिमेंट में कितना चेंज होगा? dx इस एलिमेंट की लेंथ हो गई f इंटू लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई। और ये जो फोर्स है ये L-x रॉड के वेट के जितना फोर्स होगी। ये जो नीचे ये वाली रॉड है इसका वेट यहाँ पे लग रहा है। तो वो यूनिटरी मेथड से टोटल वेट L लेंथ के लिए वेट अपॉन लेंथ, इसलिए ये L-x का वेट इंटू L-x, W टोटल वेट अपॉन लेंथ पर यूनिट वेट आ गया इंटू लेंथ ऑफ दिस। तो ये इतना वेट आ गया, ये हमारा फोर्स है। और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें पूरे सिस्टम को, यहाँ पे dx अपॉन a इंटू वाई, और f की जगह ये आ गया W/L इंटू L-x, 0 to L। तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब वेरिएबल डेंसिटी गिवन हो। अभी तो ये यूनिफॉर्म रॉड है तो हम डायरेक्ट इससे कर देंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब एक क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, बल्क मॉडुलस के ऊपर भी दे रहा हूँ। का अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। फाइंड डेंसिटी ऑफ द मेटल अंडर प्रेशर। ये प्रेशर गिवन है हमें सर 20,000। एक बार इससे पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। कौन इससे पहले वाला? हाँ। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये एक हैवी रॉड है, इसके वेट की वजह से एक्सटेंशन निकालना था। तो इसके हमारे पास दो मेथड है। एक तो ये शॉर्टकट मेथड है, ये याद रखेंगे, एग्जाम में ये यूज कर लेंगे। इसके वेट को इसके सेंटर पे लगा देंगे। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ रॉड की L/2 हो जाएगी। यहां से लेकर फिक्स एंड से लेकर सेंटर पे वेट लग रहा है, तो सेंटर तक की लेंथ ले लेंगे।
तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, एफ एल अपॉन ए वाई। और अगर हमें बेसिक से समझना है तो ये इंटीग्रेशन मेथड है। हमने इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये dx लेंथ ली मैंने। इस एलिमेंट के ऊपर जो नीचे रॉड होगी उसके वेट की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी जो इसे पुल करेगी नीचे, इस एलिमेंट को। तो मैंने L माइनस एक्स लेंथ की वजह से ये वेट निकाल लिया, वेट को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया तो वेट पर यूनिट लेंथ आ गया। और इस L माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो इस यूनिटरी मेथड से इतनी लेंथ का वेट आ गया, यही फोर्स है। इस फोर्स को मैंने यहाँ पे रख दिया और इंटीग्रेट कर दिया। अब बताइए, समझ में आया? यस सर, वो बार बार मेरा इंटरनेट कट जाता है तो मुझे। हाँ कोई बात नहीं, आज ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे लग रहा है ये क्लाइमेट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ तक देख लिया, अब अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। डेंसिटी ऑफ मेटल बताना है जब हम उसके ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और विदाउट प्रेशर जो डेंसिटी है वो ये गिवन है। 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी गिवन है हमारी बिना प्रेशर के। और बल्क मॉडुलस हमें गिवन है इस मटेरियल के लिए 8 इंटू 10⁹ इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। और हिंट लेना हो तो मुझे बोल देंगे। आप लोग ट्राई कर रहे हैं या हिंट दूं मैं? सर डेंसिटी 11 ग्राम है ना, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर 11 क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बिना प्रेशर के ये डेंसिटी गिवन है। तो इस प्रेशर जब लगाएंगे तब डेंसिटी क्या होगी वो फाइंड करनी है। एक बार मुझे चाहे तो पहले मेथड बता दें, फिर आप करते रहना। मेथड बता रहे हैं कैसे करेंगे? सर 12.22। नहीं, 12.22 बहुत ज्यादा आ गई। मेथड बताइए कैसे करेंगे पहले। बल्क मॉडुलस है कभी कभी माइनस साइन भी लेते हैं, पर हमें ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव ले रही है। ये स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेस है ये यहाँ पे ये प्रेशर है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन डेल्टा वी
इससे हम डेल्टा वी निकालेंगे। वॉल्यूम में कितना चेंज आया पहले वो फाइंड करेंगे। प्रेशर लगाने से वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और उसके बाद मास कांस्टेंट रहता है, इसलिए मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर अगेन डेंसिटी इंटू न्यू वॉल्यूम, ये लगा देंगे ρ1 v1 बराबर ρ2 v2। तो पहले इससे चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे और फिर वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम माइनस करके नया वॉल्यूम वो v2 आ जाएगा, उसे यहाँ रख के ρ2 निकाल देंगे। तो आप बताएं मुझे डेल्टा वी कितना है, आप लोग बता रहे हैं मुझे। ये सब वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये आ जाएगा v/40। ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, पहले से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ अलग से कर रहा हूँ। तो यहाँ जो डेल्टा पी है वो हो जाएगा 2 × 10⁴, ये तो है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो इसलिए ये डिवाइड करेंगे तो हमें ये नया डेल्टा पे आया, वॉल्यूम भी, और बल्क मॉडुलस हमें ये गिवन है 8 × 10⁹। तो ये सॉल्व करके v/40 चेंज इन वॉल्यूम, इसलिए न्यू वॉल्यूम या v2, क्योंकि प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम होगा तो ये डिक्रीज आ रहा है। ये नया वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें रख देंगे यहाँ पे, पहले डेंसिटी थी 11, वॉल्यूम था v, नई डेंसिटी हमें फाइंड करनी है और नया वॉल्यूम हमारा ये आ गया है। इसलिए डेंसिटी हमारी आ जाएगी 40/39 × 11, जो कि अप्रोक्सीमेटली आएगी 11.3 के आसपास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब मैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, शिफ्ट कर रहा हूँ मैं इसको। ये स्टील वायर है, इसकी लेंथ हमें 2 मीटर के बने, और इसको हमने स्ट्रेच किया, डेल्टा एल हमें 2 मिलीमीटर के बने। क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर के बने, और यंग्स मॉडुलस 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बने, 2 × 10⁻11। फाइंड इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड। एकदम आसान है क्वेश्चन। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, और हिंट देना है तो फिर मैं हिंट देता हूँ इसका।
तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, या तो इससे निकालेंगे, या हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, इससे निकालेंगे। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जब टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। तो कभी कभी एनर्जी डेंसिटी भी पूछी जाती है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वो फॉर्मूला हो जाता है खाली हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई डाउट नहीं है इसमें, खाली कैलकुलेशन ध्यान से करके मुझे आंसर बता दें। सर 0.8। हाँ, एनर्जी आएगी इसकी 0.8 जूल। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो कि मैं फ्लूइड से ले रहा हूँ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो बोलिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक ऑल ओके? क्या आंसर आ रहा है सर इसका? 0.8 जूल। यस सर, हाँ 0.8 ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं फ्लूइड्स में से ले रहा हूँ। सर हाँ जी। सर एक बार वो बता दो, क्या सर वो ग्राफ नहीं है, हाई स्ट्रेस कर्व बोलते हैं जिसको, के इज इक्वल टू वाई ए बाई एल। सर वो स्ट्रेस कैसे? स्ट्रेन ग्राफ ये कह रहे हो आप? हाँ सर वही। ऐसा लेते हैं हम ये, यहाँ पे इधर हम स्ट्रेस लेते हैं, एक वायर है उसमें लोड लगाते जाते हैं, और इधर स्ट्रेन लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, फिर ये कर्व आता है, फिर थोड़ा हॉरिजॉन्टल रहता है ये, फिर ये ऐसे आके ऐसे, और ये यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। इसको मैं ए, इसको मैं बी पॉइंट ले रहा हूँ। और बी के ऊपर ये जो आ रहा है, ये यहाँ इसको मैं सी पॉइंट ले रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर है स्लाइड। तो ए हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाती है। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब
जहाँ पे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये स्ट्रेस का साइन है सिग्मा, ये हम स्ट्रेन एप्सिलॉन जनरली स्ट्रेन से बनाते हैं। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहां तक ये रूल फॉलो होता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा उसका नाम प्रोपोर्शनल लिमिट है। उससे आगे स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में कर्व ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन कर्व आएगा, लेकिन इलास्टिसिटी रहेगी, ये बी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। तो इलास्टिक लिमिट, ये सब स्ट्रेस की वैल्यू है। इलास्टिक लिमिट ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगी, प्रोपोर्शनल लिमिट ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगी। तो इलास्टिक लिमिट यानी इतना स्ट्रेस लगाएंगे हम कि अगर उसको हम हटाते हैं वायर पे से, तो वायर अपनी शेप फिर से ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले, तो उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और इलास्टिक लिमिट के बाद जैसे हम थोड़ा स्ट्रेस और बढ़ाते हैं, सी ये यील्ड पॉइंट कहलाता है या यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है इसकी। तो यहाँ पे ये यील्डिंग मतलब स्ट्रेस तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ता जाता है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद हम फर्दर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो ये हमारी मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाती है, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस जो हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये थोड़ा सा और स्ट्रेच होने के बाद ये यहाँ फ्रैक्चर आ जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके स्ट्रेस बहुत ही कम रखते हैं, यानी इस जोन में स्ट्रेस रखते हैं, तो जिससे हम इस जोन में जाए ना, तो हम जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो इस जोन के अंदर लेते हैं। ये हमारा स्टील वायर के लिए होता है। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ था। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो फॉर्मूले मैं नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूले तो मैं मान रहा हूँ आप सबको याद है, कोई डिफिकल्टी होगी तो उसी टाइम कंसिडर करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आइस की डेंसिटी हमें ये क्यों मैंने 0.918 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी हमें ये क्यों मैंने 1.03 ग्राम पर सीसी। और एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग सी में वो फ्लोट कर रहा है, और उस आइसबर्ग का इतना वॉल्यूम 224 मीटर क्यूब आउटसाइड द वाटर है। तो हमें आइसबर्ग का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। फिर 2240 मीटर क्यूब। नहीं, 2240 नहीं, थोड़ा चेक करें। इक्वेशन क्या बनाई है मुझे वो बताएं, जिससे हमने सॉल्व किया। हाँ बताइए, वो इक्वेशन क्या बनेगी।
आइसबर्ग का वेट इक्वल टू अब थ्रस्ट, है ना, जो फ्लोट कर रहा है। तो अगर उसका वॉल्यूम मैं v मान लेता हूँ आइसबर्ग का, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइस 0.918, ये केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगी, इंटू जी, वी रो जी, जो वेट आता है वो है m इंटू जी वी रो जी, और जो अपथ्रस्ट होगा वो भी वी रो जी है, वो v इनसाइड लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये अब थ्रस्ट लगेगा, जितना वॉल्यूम इनसाइड है लिक्विड के, उस वॉल्यूम के वेट के बराबर, लिक्विड के उतने वॉल्यूम के वेट के बराबर अब थ्रस्ट ऊपर लगता है। तो इस वॉल्यूम में से 224 हमारा बाहर है, तो इसलिए अंदर कितना हो गया, इतना हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये अब थ्रस्ट लग रहा है, इंटू जी। बस इसको सॉल्व करना है हमें, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो वॉल्यूम क्या कैसे लिया? क्या चीज, फिर से बोले, वॉल्यूम v कैसे लिया? हाँ मतलब दोनों केस में। नहीं, जो आइसबर्ग है उसका वॉल्यूम v लिया मैंने, ठीक है। तो उसका वेट तो यही आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया m इंटू जी, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये ठीक है। ठीक। और फिर इस वॉल्यूम में से इतना बाहर है, तो अंदर कितना हुआ वॉल्यूम, वो इसमें से 224 माइनस कर दें, वही तो वॉल्यूम अंदर होगा वाटर में। उसके लिए अब थ्रस्ट का फॉर्मूला ये है, v इनसाइड v रो जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। 2055। हाँ, अब थोड़ा ठीक आ रहा है, ये 2060, हाँ अप्रोक्सीमेटली इट्स फाइन। तो 2060 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। हमारे पास ये पीस ऑफ गोल्ड है, और जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है 19.3 ग्राम पर सीसी। और ऐसा सस्पिशन है कि ये हॉलो हो सकता है। हमें और गिवन है इट वेज 38.250 ग्राम इन एयर, एयर में इसका वेट इतना है, एंड इट वेज 33.865 ग्राम इन वाटर।
इतना वेट वाटर में है। तो हमें ये फाइंड करना है ये हॉलो है या नहीं, और अगर हॉलो है तो उसका वॉल्यूम निकालना है। इफ है नहीं, अगर है तो नहीं है, तो लॉजिक बताना है कि ये हॉलो नहीं है। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? हिंट लेना चाहते हैं आप? ट्राई कर रहे हैं पहले आप लोग? नहीं तो मैं हिंट दे रहा हूँ। हमें इसका वेट गिवन है एयर में इतने ग्राम और डेंसिटी गिवन है, तो इसका एक्चुअल वॉल्यूम निकाल लेंगे पहले। एक्चुअल वॉल्यूम जो होना चाहिए ऑफ गोल्ड, मास अपॉन डेंसिटी से। मास है इसका 38.250 ग्राम और डेंसिटी है इसकी 19.3। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.982 इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 2 भी ले सकते हो। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इतना होना चाहिए। अब इसका वॉल्यूम हम इससे निकालेंगे, वाटर में इतना वेट आ रहा है और एयर में इतना आ रहा है। तो जो लॉस इन वेट है वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है, और लॉस इन वेट इन दोनों का डिफरेंस 4.385 इतने ग्राम आ रहा है। तो अगर मैं इसको 4.385 इंटू जी कर दूं तो ये वेट आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम इंटू जी। एम इंटू जी कर दिया मैंने, ये लॉस इन वेट आ गया, और ये बराबर होने चाहिए अपथ्रस्ट के, यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि है 1 ग्राम पर सीसी इंटू जी। ये जी जी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है, इसलिए यही वॉल्यूम में आ जाता है। तो 4.385 सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअल में पीस का वॉल्यूम इतना आ रहा है, और होना चाहिए इतना।
तो इनका जो डिफरेंस है वो वॉल्यूम ऑफ हॉलो पोर्शन है। जो कि अप्रोक्सीमेटली आ गया 2.403 है, पर 2.4 ले लेते हैं इतने सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सारे स्टेप क्लियर हैं, किसी में डाउट है तो फिर डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, कोई डिफिकल्टी है यहाँ तक? A solid body floating in water has 1/6 of volume, 1/6 of the volume above the surface. ऐसा क्यों मैंने, जब ये वाटर में फ्लोट हो रही है। Then find fraction of volume outside in a liquid of specific gravity 1.2। जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है, उस लिक्विड में कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बाहर होगा ये फाइंड करना। पहले आप ट्राई कर रहे हैं। आप लोग ट्राई कर रहे हैं पहले। यस सर। और जो भी आंसर आएगा फ्रैक्शन में बताना है उसको, ठीक है? तो इसलिए आप डेसिमल में मत निकालना, जो भी फ्रैक्शन में आंसर आता है वो बता देना।
11/36. 11/36 is the right answer. तो वेरी गुड, कुछ लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग कर रहे हैं इसको, सबका ही आंसर आ गया। लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज V, तो V/6 आउट है, V/6 आउटसाइड, तो इसलिए इनसाइड कितना होगा, इनसाइड वाटर 1/6, 1 - 1/6 यानी 5/6 ऑफ वॉल्यूम, या V में से V/6 माइनस कर दें, इतना वाटर के अंदर होगा। तो जो वेट है ऑब्जेक्ट का, डाउनवर्ड वेट, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, इक्वल टू अप थ्रस्ट इन वाटर। बड़ा आसान है ये वाटर के अंदर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, इतना अप थ्रस्ट लग रहा है ऊपर। और जब उसे हम इस स्पेसिफिक ग्रेविटी में रखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसकी डेंसिटी होगी 1.2 डेंसिटी ऑफ वाटर। उस वॉल्यूम में से मान लें बाहर कितना है, ये V', इतना बाहर है, तो अंदर हो गया V - V' इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इतना आसान है ये। जी से ये जी कट गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 12/10, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6/5, और यहाँ मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया 25/36 ऑफ वॉल्यूम, इसलिए V' आ गया मेरा V-, और V'/V यानी कितना फ्रैक्शन है, वही मेरा आंसर है। ये आ गया मेरा 11/36। ऐसे ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहाँ तक देखिए, ऑल ओके। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है? When a boulder of mass, next question, 240 kg is placed on an iceberg
floating in sea water it is found that the iceberg just sinks. बोल्डर मतलब स्टोन। तो जब हम 240 केजी का एक स्टोन उसके ऊपर रख देते हैं आइसबर्ग के ऊपर, तो वो जस्ट वाटर के अंदर सिंक कर जाता है, जस्ट सिंक करता है। तो आपको आइसबर्ग का मास निकालना है। आइस की रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 0.9 और सी वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1.02। पहले ट्राई करते हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। आइस की डेंसिटी है, सी वाटर की डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी। जब हम आइसबर्ग जो कि फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर इतना 240 केजी का स्टोन रख देते हैं, बोल्डर मतलब स्टोन, तो वो जस्ट सिंक करता है वाटर में। ट्राई दिस। ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? तो 211.7। नहीं, नहीं, आइसबर्ग का मास निकालना है ना हमें। फिर से चेक करते हैं एक बार। सपोज आइसबर्ग का मास
मैंने m ले लिया, तो आइसबर्ग का वॉल्यूम ये होगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, मेरी रिलेटिव डेंसिटी, इससे डेंसिटी आ गई 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और जब ये पूरा वॉल्यूम जस्ट सिंक कर रहा है 240 kg, हमने इसके ऊपर वेट रखा है 240 kg, तो टोटल जो वेट होगा वो कितना होगा, m प्लस 240 इंटू जी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा वेट, और ये बराबर होगा अपथ्रस्ट के, और अपथ्रस्ट होगा ये वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इंटू डेंसिटी ऑफ सी वाटर वी रो जी। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया अपथ्रस्ट के लिए, वी इनसाइड रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, वी रो जी, ये अपथ्रस्ट होता है। बस इसको हमें सॉल्व करना है, वो हमें मास देगा। इक्वेशन में एक बार चेक करिए, कोई डिफिकल्टी हो तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा 1800 kg। तो क्योंकि हमारा बीच में थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो गया था, मैं एक दो क्वेश्चन और ले ले रहा हूँ, ठीक है? कोई डिफिकल्टी तो नहीं आप लोगों को? और ये क्लियर है, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो बोलो। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर हेल्प देखेंगे। In giving a patient blood transfusion, the bottle is set up so that the level of blood is 1.3 meter above the needle.
and the needle, it has internal diameter (0.36 millimeter) and is 3 centimeter in length. Or given if 4.5 centimeter cube of blood passes through the needle in 1 minute, calculate viscosity of the blood. And density of blood is given to be 1020 kg per meter cube. ये डेंसिटी ऑफ ब्लड गिवन है. पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे. तो आप चाहे तो मुझे हिंट भी दे सकते हैं. कैसे करेंगे क्वेश्चन ये? नहीं तो मैं भी हिंट दे सकता हूँ. पॉइजन्स फॉर्मूला यूज करना है इस पे. पॉइजन्स फॉर्मूला क्या था? फ्लो रेट इक्वल टू पाई पी प्रेशर है, आर रेडियस ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब, विस्कोसिटी, और क्यू फ्लो रेट है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. तो हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिनट में, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड 60 से डिवाइड करके हम क्यू निकाल लेंगे. इस समय ईटा निकालना है, बाकी सब की वैल्यू रख देंगे. तो कैसे करेंगे? मैं सब चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ, या आप ट्राई कर रहे हो 1 मिनट. क्यू फ्लो रेट वॉल्यूम अपॉन टाइम.
और वॉल्यूम हमें गिवन है ब्लड का 4.5 सेंटीमीटर क्यूब, दिस अपॉन 16, तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में ये फ्लो रेट आ गया क्यूब। अब हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर ड्यू टू ब्लड, और उसकी हाइट दी हमें 1.3 मीटर अबव द नीडल। प्रेशर के लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा एच रो जी, और इसमें डेंसिटी अभी मैं सब सीजीएस में निकाल रहा हूँ, तो डेंसिटी मुझे दी है केजी पर मीटर क्यूब में, इसको मैं सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लूँ तो ये 1.020 अपॉन 1000 हो जाएगी, इतने ग्राम पर सीसी। यहाँ पे देखें एच है मेरा 1.3 मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, सब सीजीएस में ले रहे हैं। रो आ गया मेरा 1.020, जी भी मेरा सीजीएस में लेना पड़ेगा जो कि 980, तो ये मेरा प्रेशर आएगा। और रेडियस डायमीटर के बने मुझे, रेडियस इक्वल टू 0.36 डिवाइड बाई 2, ये 0.18 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो 0.018 सेंटीमीटर। ये सब इस फॉर्मूले में रख दें तो मेरा ईटा जो है ये सब मैं वैल्यू एक बार रख दे रहा हूँ, 3.14, प्रेशर मेरा ये आया 1.3 इंटू 100 इंटू 1.02 इंटू 980। आपको अप्रोक्सीमेट देखना है, एग्जाम में आपको इजी फिगर मिलेगी जिससे आपका आंसर तुरंत आ जाए। आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में, खाली मेथड आपको आना चाहिए। और क्यू था मेरा 4.5/60, और लेंथ मेरी गिवन है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सीजीएस में निकाला है, इससे सीजीएस में आंसर आ जाएगा 0.238 पॉइज। ये सीजीएस यूनिट है, 0.238 ये पॉइज। तो देखें आप लोग, मेथड क्लियर है, कोई डिफिकल्टी है तो बताएं मुझे। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी, आज यहीं तक करेंगे, यहाँ तक में किसी को कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं मान रहा हूँ आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है।